नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है महाजनपद काल। तो महाजनपद में हम देखेंगे कि महाजनपद जो है इसमें कौन कौन से महाजनपद आ रहे हैं, महाजनपद बना कैसे, ठीक है। फिर इसके अंदर जो सोशियो इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, रिलीजियस एट्सेट्रा चीज़ें हो रही हैं, ये सब हम देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि जो महाजनपद है क्या वो एक दिन की चीज़ है, क्या वो एकदम से इवॉल्व हो गया, ठीक है। तो ये समझने के लिए हम पहले देखें कि जो महाजनपद है ना, इसके पहले जैसे हमने वैदिक एज पढ़ा था तो हमने उसमें देखा कि जन, फिर विश्व, फिर ग्राम, फिर कुल, मतलब ये बड़ी सी छोटी की ओर जा रहा है। फिर हमने जब लेटर वैदिक में देखा था कि यही जन जो है जनपद हो गया, ठीक है। तो जब और हम क्रोनोलॉजिकल में आगे चलेंगे तो हम देखेंगे कि यही जो जनपद है यही महाजनपद बन गए, मतलब कि जनपद आपस में जुड़ करके एक महाजनपद बन गया, ठीक है। जैसे कि छोटे छोटे जिले मिल करके राज्य बनता है, फिर राज्य मिल करके एक देश बन जाता है, उसी तरीके से महाजनपद हो गए, ठीक है। जैसे आपने सुना होगा अवंती और चेदी, ये दो तो मध्य प्रदेश में ही है। फिर आपने मगध का नाम सुना होगा, फिर आपने गांधार का नाम सुना होगा, ठीक है ना। आपने काशी महाजनपद का नाम सुना होगा। तो ऐसे सो ऑन ऐसे करके 16 महाजनपद हमको मिलेंगे। अब हम इसको देखें कि सोर्स क्या मिलता है, कि हमें इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है। तो अगर आप धार्मिक रूप से देखेंगे, जो धार्मिक ग्रंथ है उनके माध्यम से, तो जो जैन ग्रंथ है, ठीक है, भगवती सूत्र वगैरह, उसमें से जानकारी मिलती है। जो बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय है उसमें से जानकारी मिलती है। फिर अगर अन्य में हम देखें तो उसमें हमें जो ब्राह्मण ग्रंथ है, ठीक है, उसमें से हमें जानकारी मिलती है कि महाजनपदों के बारे में, कितने महाजनपद थे, ठीक है। अब जैसे बौद्ध ग्रंथ से कैसे मिल जाएगी, तो जैसे जो बौद्ध धर्म के ग्रंथ हैं उसमें जैसे देखिए आपके श्रावस्ती में सबसे ज़्यादा बौद्ध ने क्या दिया, उपदेश दिया। बौद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया आपके गया में, ठीक है। तो जिस महाजनपद के अंतर्गत आता था वो उसके बारे में वर्णन करेगा, श्रावस्ती महाजनपद का वर्णन होगा। फिर आप देखेंगे कि मल्ल में इनकी महापरिवार निर्माण हुआ, इनका मृत्यु हुई, तो वो महाजनपद इनके बारे में जानकारी देगा। तो इस तरीके से जानकारी मिलती है। दूसरा, अगर आप गैर धार्मिक में जाएंगे तो गैर धार्मिक मतलब ऐसी बुक जो धार्मिक उससे नहीं लिखी गई है, तो इसमें आपको अर्थशास्त्र मिल जाएगा, जिसमें आपको 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी मिल जाएगी। ये कौटिल्य की पुस्तक है, ठीक है। तो ये हमें जानकारी मिलती है, और कुछ हमें मतलब आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस भी मिलते हैं, लेकिन मोस्टली इन इन बुक से प्रीडोमिनेटली अच्छी जानकारी मिलती है, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं कि महाजनपद, एक बार महाजनपद देख लेते हैं कि कौन कौन से महाजनपद हमको पढ़ने हैं, कौन सा महाजनपद कहाँ पे है, ठीक है। जैसे आप देखिए ये काशी महाजनपद है, ठीक है। अगर हम शुरू से शुरू करें तो फिर ये मगध महाजनपद है, ये अंग महाजनपद है, ये आपका वज्जी महाजनपद है, ठीक है। ये आपका मल्ल महाजनपद है, ये आपका कोसल महाजनपद है, ठीक है। ये आपका वत्स महाजनपद है, ये आपका चेदी महाजनपद है, ठीक है। ये आपका अवंती महाजनपद, ये मध्य प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका अस्मक महाजनपद है, ठीक है। फिर आपका ये कुरु, फिर ये पांचाल, फिर ये मत्स्य, फिर ये सूरसेन, ये आपके महाजनपद हैं। फिर इसके बाद आप देखेंगे ये गांधार, फिर उसके बाद आप देखेंगे कि कंबोज। तो ये इस तरीके से 16 महाजनपद हमें देखने को मिलते हैं। अब इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, अगर आपको मोटा माटी याद रखने हैं कि मुझे सब महाजनपद याद नहीं रखने, मोटा माटी कुछ महाजनपद याद रखने हैं, तो उसके लिए एक अच्छी सी ट्रिक ये है, ट्रिक नहीं कहूँगा मैं, मतलब उसे आप ऐसा समझिए कि विवेक इस्तेमाल करके आपको याद करना है वो, क्योंकि ये दिमाग में मैप वाइज याद रहे तो ज़्यादा अच्छा है, बजाय इसके कि हम इसको ऐसे याद करें कि रटने की जगह। तो जैसे आप देखिए कि ये वाला जो इलाका है, ठीक है। अब इधर दो हैं, कंबोज और गांधार, ठीक है। तो ये एक भारत के जो बाहर आज वर्तमान स्थिति में जो भारत अखंड भारत की बात करेंगे तब अलग बात है, लेकिन अगर आप भारत के बाहर देखेंगे तो ये दो महाजनपद हैं। तो इससे आपको याद हो जाएगा, ठीक है, कि भारत के बाहर के दो याद रखने में, वो कंबोज और गांधार। अभी राजधानी बाद में आएंगे। फिर आपको एमपी, अब आप एमपीपीएससी की तैयारी करें तो आपको इतना तो पता ही होना चाहिए, ठीक है। तो चेदी और अवंती, इसके बारे में तो हमको याद ही रखना है, ये दो महाजनपद, ठीक है। दो दो चार ये हो गए। फिर एक साउथ इंडिया में था, ठीक है, एकमात्र अस्मक। तो ये तो इंटरेस्टिंग हो ही गए।
मतलब आपके 16 में से 5 तो आपको इस तरीके से आप याद कर लीजिए, ठीक है। फिर एक जो है एकदम ईस्टर्न पोस्ट में है, ये बिहार वाले क्षेत्र में आता है, ठीक है। तो आपने अंगराज कर्ण नाम सुना होगा, ठीक है। तो ये यही वाला महाजनपद था। तो एक ये आपका ऐड हो जाता है। इसके बाद आपने, अगर आप महाभारत के दर्शक रह चुके हैं, आपको महाभारत पसंद रही है, तो आप उसमें कुरु, ठीक है, पांचाल, सूरसेन, ठीक है, ये तमाम नाम तो आपको दिखे ही होंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको ये 3 नाम, और ये गांधार नरेश तो थे ही, तो 3-4 नाम तो आपको ऐसे ही याद हो जाएंगे, ठीक है। और ये कौशल है ना, सीता मैया। तो इस तरीके से आपको ये 4-5 नाम तो ईजिली याद हो जाएंगे, ठीक है। बाकी इसके बाद एक डेली रीडिंग में हमको याद हो ही जाएगा। तो हम आगे देखते हैं कि ये मोटा मोटी 6-7-8 नाम तो हमें इस तरीके से याद हो जाएंगे, ठीक है। अब देखते हैं कि किसकी कहाँ कैपिटल थी, ठीक है। तो अगर आप देखें, हाँ, आप देखें जैसे जो काशी महाजनपद है, ठीक है। अब काशी तो आप जानते ही हैं, जो बनारस है हमारा, ठीक है ना। तो बनारस इसकी राजधानी रही है, महाजनपद है काशी, और राजधानी है इसकी बनारस, ठीक है। फिर उसके बाद जो कौशल है, उसकी राजधानी श्रावस्ती। तो बस हमें थोड़ा सा ये भी याद रखना पड़ेगा, कुछ कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स होते हैं हर महाजनपद के। तो थोड़ा थोड़ा हमें ये भी याद रखना पड़ेगा कि इस महाजनपद के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स क्या है। जैसे श्रावस्ती है, श्रावस्ती में ये बोला जाता है कि जो गौतम बुद्ध हैं, उन्होंने अपने सबसे ज़्यादा उपदेश वहीं दिया था, ठीक है। तो काशी महाजनपद में, सॉरी, वो जो श्रावस्ती जो महाजनपद की राजधानी है कौशल की, वहाँ सबसे ज़्यादा गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश दिए थे, ठीक है। वैसे ही काशी में देखिए क्या था, तो ये जो वाराणसी है ना, तो ये जो राजधानी काशी की, तो काशी को जो अजात शत्रु था, अजात शत्रु ने इसको अपने राज्य में मिला लिया था, ठीक है। फिर कौशल में मैंने आपको बताया कि बुद्ध ने सबसे ज़्यादा उपदेश अपने ही दिए हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आप देखें वज्जी संघ, ठीक है। तो वज्जी संघ में आपका वैशाली आता है, मतलब वैशाली इसकी राजधानी है वज्जी संघ की। फिर आप देखिए मल्ल, तो मल्ल में 2, कुशीनारा के मल्ल और पावापुरी के मल्ल। तो कुशीनारा की राजधानी कुशीनगर और पावापुरी की राजधानी पावा, ठीक है। यहाँ पे इंटरेस्टिंग याद रखना है कि गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी दोनों की मृत्यु इसी गणराज्य के अंदर हुई है, इसी महाजनपद के अंदर, और ये गणराज्य भी था, ठीक। फिर चेदी, ये हमारा मध्य प्रदेश का जो बुंदेलखंड रीजन है वो आ जाता है, तो उसकी राजधानी सुक्तिमती। फिर अवंती महाजनपद, तो इसकी उत्तरी राजधानी उज्जैनी और दक्षिणी राजधानी महिष्मती थी। फिर वत्स, तो जो वत्स था उसकी राजधानी कौशाम्बी थी, ठीक है। आपका जो कौशाम्बी है वो आपका जो वर्तमान इलाहाबाद प्रयागराज वाला इलाका है उसकी बात करते हैं। फिर कुरु, तो ये इंद्रप्रस्थ जो है, दिल्ली बोल लीजिए, है ना, दिल्ली हरियाणा मथुरा वाला क्षेत्र जो है, मेरठ वाला जो क्षेत्र है, ये सब इसमें आ जाता है। फिर अंग जो है, वही मैंने आपको बताया बिहार वाले क्षेत्र में, तो अंग की राजधानी चंपा है, मगध की राजधानी राजगृह और गिरिब्रज, ये दोनों है, ठीक है। इसके बाद पांचाल, तो पांचाल की 2 राजधानियाँ थी, एक उत्तरी राजधानी थी अहिच्छत्र और दक्षिणी राजधानी थी कामपिल्य, ठीक। फिर मत्स्य आता है, तो मत्स्य की राजधानी विराटनगर, ठीक है। सूरसेन की राजधानी आती है मथुरा, और अस्मक की पाटन या पोटली, ठीक है, पाटन भी इसकी कैपिटल है। और गांधार की तक्षशिला, और कंबोज आपका जो है गांधार के बगल में ही इसकी हाटक और राजपुर। आप एक बार मैप बनाएंगे, मैप में 4-5 बार लिखेंगे। मोस्टली आप इसको ऐसे समझिए कि आप खुद देखिए कि मतलब जो इसमें ज़्यादातर क्षेत्र हैं, ये दो बाहर हो गए हैं आपके। इसके बाद एक साउथ में हो गया आपका, 2 एमपी हो गए, 2 2 4 1 5 ऐसे ही हो गए। एक आपका अंग हो गया, ये बिहार वाले एरिया में हो गया। इसके बाद जितने भी हैं सब ये आपका जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश वाला जो इलाका है, सब उसी के आसपास के हैं। तो इस तरीके से आपको 2-4 बार मैप बनाएंगे तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, हम महाजनपद काल की इकोनॉमिकल, सोशल, पॉलिटिकल चीज़ें समझते हैं। तो अब देखिए जो यहाँ की इकोनॉमी थी, है ना, वो कैसी थी। यहाँ पे जो कृषि है, अब उसका विस्तार हो गया, ठीक है। मतलब इतना विस्तार हो गया कि अच्छी सरप्लस मात्रा में कृषि होने लगी। क्यों? क्योंकि आयरन की खोज हो चुकी थी, तो उसकी वजह से गहरी जुताई वाले उपकरण बनने लगे, ठीक है। फिर जो गंगा की जो घाटी थी, वहाँ पे उपजाऊ ज़मीनें बहुत थीं, तो उसकी वजह से भी
कृषि में विस्तार देखने को मिला, कृषि का उत्पादन बढ़ा, उत्पादकता बढ़ी, और जो दास थे उनकी वजह से जो मजदूर वर्ग एक प्राप्त हो गया कृषि को बढ़ाने के लिए, तो वो सारी कंडीशन फुलफिल हो गई। फिर सेल्फ विकास हुआ, अब कृषि सरप्लस हो रहा है तो नगर बनेंगे, नगर बनेंगे तो नगर के लोगों को ये होता है कि आप देखिए आपके यहाँ घड़े की ज़रूरत होगी पानी पीने के लिए, लेकिन यही घड़ा शहर में जो बिकेगा उसमें उसी घड़े में प्रोसेस हो करके इतनी सारी चीज़ें रहेंगी कि वो घड़ा अपना पानी पिलाने के अन्यत्र भी ढेर सारे काम करेगा, एस्थेटिक होगा, फलाना ढिकाना, इसमें कोई मान लीजिए कि मधुबनी पेंटिंग बनी हुई है या बस्तर पेंटिंग बनी हुई है, गुण आर्ट बनी हुई है, ये सब होगा। लेकिन आपके यहाँ सामान्य जो घड़ा होगा वो बस लाल या काले कलर का होगा और आपको उससे सिर्फ पीने से मतलब है और कुछ नहीं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होनी शुरू हुई। फिर शिल्प विकास हुआ, तो जो शिल्पी हैं यही मिल करके एक श्रेणी बना लिए, तो एक प्रकार से व्यापारी संघ हो गया इनका। तो इनमें इनकी ढेर सारी सुविधाएं पूरी कर देता था, जैसे कि इन्हें एक प्रकार से अगर किसी को काम शुरू करने के लिए पैसा चाहिए तो वो मिल जाता था। अगर किसी के पास अभी वर्तमान में देने के लिए पैसे नहीं है लेकिन वो काम कर रहा है तो उसको पैसे मिल जाते थे। तो श्रेणी ये सब काम बहुत अच्छे से कर देते थे। फिर इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों व्यापार चलता था। अब आपका जो इंटरनल व्यापार है वो आपका पूरा मान लीजिए कि जो जितने भी महाजनपद हैं उनके बीच में जो मतलब महाजनपदों के आपस में जो व्यापार हो रहे हैं, जैसे कि एक गणराज्य एक महाजनपद से दूसरे महाजनपद में हो रहा है, ठीक है। फिर अगर एक ही महाजनपद के अंदर हो रहा है तो आपका इंटरनल में आ जाएगा, और एक से दूसरे महाजनपद में हो रहा तो आपका एक्सटर्नल में चला जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे पशुपालन भी होता था, वस्तु विनिमय भी था, लेकिन यहाँ पे ऐसा हो जाता है कि जो मुद्रा है पहली बार आहत मुद्रा जो है वो यहाँ से स्टार्ट हुई, ठीक है। तो उसकी वजह से ये मतलब कहा जाता है कि इसके बाद से फिर जो कॉइन है, सिक्के हैं ना, उनका डेवलपमेंट होना चालू हुआ। तो आप ये इकोनॉमी में तमाम चीज़ें आप पाएंगे। फिर आप देखेंगे सेकंड अर्बनाइजेशन। तो जब आप सेकंड अर्बनाइजेशन देखेंगे तो पहला अर्बनाइजेशन किसको बोलेंगे ये आपके दिमाग में आएगा। तो ऑब्वियसली सी बात है, आप जानते हैं कि पहला अर्बनाइजेशन इंडस वैली सिविलाइजेशन को बोलते हैं। तो सेकंड अर्बनाइजेशन होने के पीछे कंडीशंस क्या थी? तो पहली कंडीशन तो पॉलिटिकल, ठीक है, कि जो बड़ी बड़ी जो कैपिटल्स बनी, जैसे कि आप इधर देखिए कि जो वाराणसी है, ठीक है। फिर उसके बाद आप देखिए कि जो उज्जैन है, फिर आप देखिए जो इंद्रप्रस्थ है, फिर आप मगध की राजगृह है। तो ये तमाम बड़ी बड़ी जो कैपिटल्स हैं इनकी वजह से क्या हुआ कि बहुत डेवलपमेंट हुआ। कैपिटल्स हैं तो कैपिटल तो आप जानते हैं कि आप वो स्टेट भले कितना पिछड़ा पर उसकी कैपिटल्स कितनी प्रोग्रेसिव रहती है। तो उन कैपिटल्स में ऐसी कंडीशन जनरेट हुई कि ट्रेड होना, व्यापार वाणिज्य होना, ये सब अच्छे स्तर पे बढ़ा। फिर अगर कैपिटल बेहतर तरीके से है, इसका मतलब ये कारण भी है कि वहाँ का रूलर अच्छा होगा। तो मगध के जो रूलर थे, बिंबिसार हो गया, अजातशत्रु हो गया, ठीक है, इस टाइप के रूलर मिले उनको। तो पॉलिटिकल कंडीशन पैदा हुई अच्छी, तो उसकी वजह से अर्बनाइजेशन को भी ग्रोथ मिली। फिर एक उस तरीके की कंडीशन और माहौल भी था इसने सेकंड अर्बनाइजेशन को जन्म दिया, ठीक है। अब इकोनॉमिकल कारण में आप देखेंगे तो आयरन तो है ही, ठीक है। आप समझिए, देखिए आयरन की खोज हुई, उसके बाद जो पहले हल बनता था, ठीक है, वो लकड़ी का बनता था, ठीक है। बाद में कैसा हो गया, वो लोहे का बनने लगा। तो अब ये लकड़ी का जो हल है ये कुछ भी कर ले पर बहुत गहरी जुताई नहीं कर पाएगा, हाँ, लेकिन ये जो लोहे का है ये कर लेगा। क्यों कर लेगा? क्योंकि इसके पास खुद का भी भार ज़्यादा है, और दूसरा जो लकड़ी की तुलना में इसको ख़राब होने में भी बहुत समय लगेगा, और लकड़ी की तुलना में ये बहुत ज़्यादा क्या कहना चाहिए कामगार है, ठीक है। तो इसलिए ये होने लगा कि जब गहरी जुताई होने लगी, उसके बाद फिर एक ही खेत से 2 से 3 बार फसल ली जाने लगा, तो ये फ़ायदा हुआ आयरन के आने से। कृषि सरप्लस हुआ, ठीक, कृषि सरप्लस होने से शिल्प विकास हुआ, उद्योग विकास हुआ, व्यापार वाणिज्य बढ़ा, ये सारी चीज़ें इससे जुड़ी हुई हैं। फिर कॉइन आए, आहत सिक्के शुरू हुए, ठीक है। फिर शिल्प, इंडस्ट्री, ट्रेड, तो तमाम चीज़ों ने मिल करके सेकेंड अर्बनाइजेशन को जन्म दिया। मतलब मैंने यहाँ पे सेकेंड अर्बनाइजेशन इसलिए लिखा क्योंकि ये इकोनॉमिकल फैक्टर जो है और इसके जो इकोनॉमिकल फैक्टर है वो मोटा माटी सेम है। तो आपको इससे ये समझने में आसानी होगी कि सेकंड महाजनपद की इकोनॉमिकल कंडीशन में भी आपको ही लिखना है जो आपको सेकंड अर्बनाइजेशन की कंडीशन में लिखना है, ठीक है। अब सेकंड अर्बनाइजेशन होने के पीछे
अगर आप ये देखिए कि कुछ मतलब सेकंड अर्बनाइजेशन, हाँ तो ये इतना तो हो गया। हम सोशल इकोनॉमिकल, आप सोशल सॉरी पॉलिटिकल कंडीशन क्या थी, इकोनॉमिकल कंडीशन क्या थी। अब हमें ये देखना है कि महाजनपद काल की सामाजिक स्थिति क्या थी। ठीक है, तो अगर उसके लिए हमें देखना पड़ेगा सबसे पहले ये कि ये माफ़ कीजिएगा, ये जो सेकेंड अर्बनाइजेशन जो हुआ है उसके पीछे की जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल कंडीशन थी वो ये है। अभी जो सोशल कंडीशन है ये आपकी महाजनपद की है। ठीक है, तो पहला जैसे हमने देखा महाजनपद की इकोनॉमिकल कंडीशन क्या है, तो वो ये तमाम चीज़ें हैं। उसी हिसाब से हमें सोशल कंडीशन देखना है महाजनपद की। तो जाति और वर्ग है ना, ये अब जटिल रूप से बनने लगे। ठीक, जैसे हमने देखा था वैदिक एज में आपका, जैसे हमने देखा था इंडस वैली सिविलाइजेशन में कैसा था, वर्ग विभाजन। ठीक, इसके बाद हमने जब देखा वैदिक एज में तो ये वर्ण हो गया। ठीक है, फिर लेटर वैदिक एज हमने देखा यही वर्ण जाति में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो अब ये जटिल रूप लेने लगा, जाति प्लस वर्ग का कॉम्प्लेक्स रूप। ठीक है, फिर वर्ण व्यवस्था कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये वर्ण जो है प्रिडोमिनेटली अब स्टैब्लिश होने लगे, मतलब कि कर्म के आधार पर न होकर के जन्म के आधार पर स्टैब्लिश होने लगी फुल प्लेस। मतलब इसका डेवलपमेंट तो यहीं से हो चुका था, अब यहाँ पे ये प्रिडोमिनेटली स्टैब्लिश हो गया। फिर शूद्र की कंडीशन खराब होनी शुरू हुई लेटर वैदिक एज से, तो फिर वो गिरती ही रही। ठीक, तो शूद्र की कंडीशन भी यहाँ पे खराब दिखेगी आपको, वर्ण व्यवस्था का अच्छा रूप दिखेगा आपको यहाँ पे। ठीक है, फिर जाति और वर्ग जो है ये दिखेंगे आपको बड़े लेवल पे। नई नई जातियों का उदय होगा। जैसे आप खुद देखिए कि आप नॉर्मल एक गांव में हैं आप। ठीक, तो इस गांव में आपको ज़्यादा से ज़्यादा 5 6 7 8 कास्ट मिल जाएंगी, बहुत ज़्यादा हुआ तो 10 कास्ट मिल गई, है ना, एक गांव में। अब सब जान रहे होंगे कि इस कास्ट का क्या मतलब है, इस कास्ट वाले का नातेदार कहाँ रहता है, इसकी शादी कहाँ हो, ये सब पता होगा गांव वालों को। लेकिन अगर इसी को आप शहर कर लीजिए, तो आप शहर में जिस तरीके के सरनेम सुनते होंगे वो आपने कभी नहीं सुना होगा। आप गांव वालों को बताएंगे तो गांव वाले मोस्टली क्या सरनेम जानते हैं, वो जान रहे हैं कि यादव जान रहे हैं, वो जान रहे हैं पटेल जान रहे हैं, वो जायसवाल जान रहे हैं, वो सोनी जान रहे हैं, वो गुप्ता जान रहे हैं, वो सब कास्ट जान रहे हैं। लेकिन आप शहर में जाएंगे तो आपको ऐसी ऐसी कास्ट सुनने को मिलेगी कि आप कितने भी बड़े मतलब जातिवाद को लेकर के कट्टर या समर्थक या विरोधी जो भी होंगे, आपका सारा का सारा ज्ञान धरा रह जाएगा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि मैं इसको किस वर्ग में डालूं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जातिवाद का समर्थक या विरोध करने वाला नहीं हूँ, हम जातिवाद मुझे पसंद ही नहीं है, लेकिन हम ये बात कर रहे हैं कि नई नई जातियों का उदय होने लगा। ठीक है, उसके बाद वुमेन की जो कंडीशन है, मैंने बोला था आपको कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में कंडीशन अच्छी थी, वैदिक एज में भी अच्छी थी। लेटर वैदिक एज से जो ग्राफ गिरना चालू हुआ तो वो गिरता ही रहा। ठीक है, ये हुआ। अब आज ये कंडीशन है कि फिर वो उसी का बदला ले करके ड्रम में पैक हो रहा आदमी। ठीक है, फिर विवाह जो है मतलब कम उम्र में भी विवाह होना शुरू हो गया अब। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें जो हैं हमें सामाजिक कंडीशन दिखाती हैं किसकी, महाजनपद काल की। अब आइए हम देखते हैं महाजनपद काल की धार्मिक स्थिति। ठीक, तो धार्मिक स्थिति में आप पाएंगे कि नवीन धर्मों का उदय हुआ। ठीक है, बौद्ध ग्रंथ बोलता है कि 62 संप्रदाय का उदय हुआ, जैन ग्रंथ बोलता है कि 363 संप्रदायों का उदय हुआ। ठीक, हम देखेंगे कि जो नए नए नवीन संप्रदाय, जो नवीन धर्म है, इनके उदय होने की कंडीशन क्या थी। ठीक है, ये हम आगे पढ़ेंगे जब बौद्ध धर्म जैन धर्म का उदय पढ़ेंगे। तो यहाँ पे नवीन धर्म का उदय हुआ, तो बौद्ध धर्म बोल रहा है कि 62 नवीन संप्रदायों का नवीन धर्मों का उदय हुआ। वहीं जैन ग्रंथ बोल रहा है कि नहीं, 363 संप्रदायों का और धर्मों का उदय हुआ। वहीं तो ये पहला हुआ पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये बोलता है कि बौद्धिक क्रांति आई इस समय। बौद्धिक क्रांति आई मतलब कि उपनिषद जो हैं वो मोक्ष की बात कर रहे हैं, उपनिषद जो हैं वो परलोक की बात कर रहे हैं। वहीं जो जैन ग्रंथ है ये आत्मा की बात कर रहे हैं। बौद्ध ग्रंथ जो है ये आत्मा के 5 रूपों की बात कर रहे हैं, आत्मा की चेतना है, इस तरीके से बात कर रहे हैं। ठीक है, कर्म, पुनर्जन्म और मोक्ष, इस सब का कॉन्सेप्ट आया।
ठीक है, संन्यास मार्ग का कॉन्सेप्ट आया, ये भी मोक्ष से रिलेटेड ही है। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि इधर कुछ संप्रदाय, जैसे 62 संप्रदाय होते हैं, 62 के 62 हमें याद नहीं करना है। आप ये देखिए आजीवक संप्रदाय, जिसके मोखलीपुत्र गोसाल जो हैं संस्थापक थे। ये कर्म मतलब ये मानते थे कि आपको फ्री विल मानते थे, ठीक है, कि मतलब सब कुछ पहले से लिखा धरा हुआ है, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर आप सो रहे हैं और अगर आपको खाना मिलना होगा तो आपको कोई ला करके दे जाएगा, वरना आपको घर से बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके की इनकी फिलॉसफी थी। जैन धर्म आप जानते हैं, महावीर स्वामी बौद्ध धर्म आप जानते हैं कि महात्मा बुद्ध फिर एक संदेहवादी था, जिसके संजय वेलुपुत्र जो है संस्थापक थे। तो ये तमाम चीज़ें आपको देखने को मिलेगी महाजनपद काल में। तो ये महाजनपद काल का हमारा धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक, फिर सेकेंड ऑर्गेनाइजेशन भी देख लिया हमने। फिर उसके बाद आप देखिए कि ये आपका राजनीति में आ जाएगा पूरा। तो ये आपका महाजनपद है, ठीक है। तो इस तरीके से, और ये सोर्स है कि महाजनपद कैसे याद होता है या कहाँ कहाँ से महाजनपद की जानकारी मिलती है। तो आई होप कि आपको क्लियर होगा। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि बौद्ध और जैन धर्म का उदय कैसे हुआ और उस तमाम कंडीशन को समझेंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए।